हेलो एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ झमाझम टॉक्स और मैं आपके साथ ऋषभ त्रिवेदी। तो दोस्तों, आज का मुद्दा बहुत गंभीर है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जय और वीरू पे। शोले वाले नहीं, द रियल लाइफ जय एंड वीरू। भारत और नेपाल, दो ऐसे मुल्क जिनकी दोस्ती कई मायनों में अलग है और अनोखी भी। इन दोनों की संस्कृति, खान पान, रहन सहन, धर्म और सभ्यता कई मायनों में एक जैसी ही है। यहाँ की जनता इस प्रकार व्यवहार करती है कि जैसे ये दोनों अलग देश नहीं बल्कि एक ही देश हों। और ये मित्रता भी कोई आज की नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। ये इतनी गहरी है कि दोनों देशों की जनता अबाध रूप से और बिना किसी वीज़ा के एक दूसरे के नियंत्रण क्षेत्र में आ जा सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं और नौकरी भी कर सकते हैं। मगर इन दिनों दोनों देश अपनी मित्रता को लेकर नहीं बल्कि ज़मीन से जुड़े एक विवाद को लेकर चर्चा में है। ये ज़मीन का चक्कर बाबू भैया, ज़मीन का चक्कर। और ये चक्कर भी कोई आज से नहीं बल्कि लगभग 3 दशकों से रह रहकर उठता ही रहता है, जब से 1991 के बाद नेपाल एक डेमोक्रेटिक स्टेट बना है। और ये मसला इन दिनों तब शुरू होता है जब मंगलवार 19 मई को नेपाल कैबिनेट ने अपने नए नक्शे पर मुहर लगाई, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। और नेपाल का ये मैप भारत के राजनीतिक नक्शे के विरोध में बनाया गया था, क्योंकि 6 महीने पहले भारत ने अपना नया राजनीतिक मैप जारी किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग यूनियन टेरिटरी दिखाया गया था। और इस मैप में लिपुलेख, कालापानी और लम्पियाधुरा नाम की जगहों को भारत का हिस्सा दिखाया गया था, जिसका नेपाल ने कड़ा विरोध भी किया था। जहां भारत का मानना है कि ये टेरिटरी उसके उत्तराखंड राज्य के तहत आती हैं, जबकि नेपाल ये कहता है कि ये क्षेत्र उसके हैं। नेपाल के हिसाब से 1816 की संगौली की संधि और उसके बाद होने वाली सभी द्विपक्षीय संधियों में यही बात साबित की जाती है। संगौली की संधि की पृष्ठभूमि 1816 में लिखी जाती है, जब भारत ब्रिटिश हुकूमत के अंडर में होता था। इस समय अंग्रेज़ों और नेपाल के राजवंश के बीच में भीषण युद्ध होता है, जो लगभग 2 साल तक चलता है, जिसे बाद में संगौली की संधि के द्वारा ख़त्म किया जाता है। इस संधि में ब्रिटिश भारत को सिक्किम, नैनीताल, दार्जिलिंग और भी कई सारे क्षेत्र मिल जाते हैं। इस संधि में महाकाली नदी के दोआब पर स्थित 3 क्षेत्रों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों को ये रियलाइज़ होता है कि ये तीनों एरिया चीन के व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो इसे अपने क्षेत्र के मैप में दिखाने लगते हैं, जिसका नेपाल के राजवंश या किसी और ने कोई विरोध नहीं किया। 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो उसने भी इसी मैप को आधार मानते हुए अपने राजनीतिक मैप को तैयार किया और 1990 तक नेपाल के राजवंश ने इस पर कोई भी आपत्ति नहीं जताई। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 1990 से पहले नेपाल में राजतंत्र हुआ करता था, जिसके बाद 1990 के दशक में वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई और तभी से ये ज़मीनी विवाद रह रहकर उठता रहता है। लेकिन इस विवाद को नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ज़्यादा जोरों के साथ उठाया। 1996 में भारत और नेपाल के बीच हुए महाकाली संधि में ओली की बहुत बड़ी भूमिका थी। 1990 के दशक में ओली नेपाल के कैबिनेट मिनिस्टर थे और 2007 में जब वो विदेश मंत्री थे तो उन्होंने लगभग 2 बार भारत का विदेश दौरा किया था। केपी शर्मा ओली फरवरी 2015 में नेपाल के प्रधानमंत्री बनते हैं और वो तब से 3 बार भारत का दौरा कर चुके हैं। वे अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग में चीन के साथ संबंध बढ़ाने और भारत पर निर्भरता को खत्म करने की बात कह चुके हैं। ओली ने यह भी कहा कि 1950 में भारत और नेपाल के बीच हुई पीस एंड फ्रेंडशिप संधि नेपाल के हक में बिल्कुल नहीं है और इसे खत्म कर देना चाहिए। नेपाल के ज़्यादातर लोग इसे एक मजबूत कदम मान रहे हैं, जबकि ओली के आलोचक इसे कोविड-19 से लड़ने की नाकामी को छुपाने का एक तरीका मान रहे हैं। सितंबर 2015 में पहली बार केपी शर्मा ओली ने भारत के प्रति अपना रुख कड़ा किया था, जब भारत ने नेपाल के नए संविधान को लेकर आपत्ति जताई थी। भारत का कहना था कि इस संविधान में तराइन के क्षेत्र की पार्टियों की मांग को नहीं माना गया था। तराइन क्षेत्र मुख्यतः भारतीय जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने नेपाल को इनाम में दिया था, क्योंकि नेपाल ने 1857 की क्रांति में ब्रिटिशियर्स की मदद की थी। इस संविधान के विरोध में तराइन के लोगों ने और आंदोलनकारियों ने नेपाल भारत की सीमा पर नाकाबंदी कर दी थी।
ये वो समय था जब हाल ही में नेपाल पे बड़ा भूकंप आया था, जिसके चलते भारत के द्वारा दी जाने वाली आवश्यक सामग्री नेपाल तक नहीं पहुंच पा रही थी। इस नाकाबंदी ने नेपाल को चीन के साथ ट्रेड करने पर मजबूर कर दिया। इस नाकाबंदी ने 1989 और 1990 में उस बुरे दौर को याद दिलाया जब भारत ने नेपाल सीमा पर 21 में से 19 बिंदुओं को बंद कर दिया था, जिससे नेपाल को भारी दिक्कत उठानी पड़ी थी। 1989-90 की नाकाबंदी दो वजहों से की गई थी। पहली, भारत ने नेपाल की अलग से ट्रेड डील को अस्वीकार कर दिया था, और दूसरा, भारत नेपाल के राज परिवार द्वारा चीन से एंटी एयरक्राफ्ट गन खरीदने के खिलाफ था, और भारत को नेपाल का भारतीय प्रवासी मजदूरों का वर्क परमिट बनाने का प्रस्ताव भी नामंजूर था। और वहीं दूसरी तरफ नेपाल भारत से जुड़े तराइन क्षेत्र के जिलों को नागरिकता देने से मना कर रहा था। हालांकि नेपाल में रहने वाले भारतीय राजदूत केवी रंजन का कहना है कि रिश्ते इतने पुराने और मजबूत हैं कि दोनों के बीच एक भी ऐसा विवाद नहीं है जो बातचीत से नहीं सुलझाया जा सकता। भारत और नेपाल के बीच सचिव स्तर पर बात शुरू हो चुकी है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए नेपाल की एक पूरी वार्ता टीम तैयार है। सचिवों का कहना है कि कोविड-19 के कारण हो रहे लॉकडाउन के बाद वार्तालाप शुरू कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि यह वार्ता क्या रंग लाएगी। वैसे आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया के सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगली किसी भी अपडेट के लिए बने रहिए झमाझम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।